नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से बस कुछ देर पहले बैक टू बैक 7 ट्वीट्स किए हैं। मोदी के ये सातों ट्वीट्स दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से लेकर देश के कोने कोने तक सारे मोदी विरोधियों को क्लियर कट मैसेज है। और वो मैसेज ये है कि ना तो मोदी काम से कोई समझौता करेंगे और ना ही देश के उन समुदायों को पीछे छोड़ेंगे जिन्हें पिछली सरकारों ने भुला दिया। मोदी ने आज भोपाल की धरती से एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट का मंत्र दिया है। इस मंत्र से इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंडा सेट किया है। मोदी ने जो कहा उससे विरोधी खेमे को कितना बड़ा सेटबैक लगा। मोदी की कही एक एक बात के पीछे का मतलब और उसके दूरगामी असर को जरा इस रिपोर्ट से समझिए। प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर कहा है, वीआईपी नहीं, मोदी के लिए एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट। आज मोदी ने एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट से इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन का नया आइडिया क्वाइन किया है। मोदी कैबिनेट के 77 मंत्री 8 ग्रुप्स में डाल दिए गए हैं। ये गवर्नेंस को इंप्रूव करने वाला मोदी का नया मास्टर प्लान है। 22 और 24 से पहले मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को स्पेशल टास्क सौंप दिया है। इसका एक ट्रेलर आज मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है। मोदी भोपाल में थे, मैसेज यूपी सहित पूरे देश में डिलीवर हुआ। मोदी के एक एक मूव पर एमपी से लेकर दिल्ली और यूपी तक मोदी विरोधियों की पैनी नजर थी। मोदी की एक एक बात नोट की जा रही थी। कहने को मोदी ने 2021 के भोपाल को नई लाइफलाइन दी। रिमोट का बटन दबाकर हबीबगंज रेलवे स्टेशन को नया नाम दिया। रानी कमलापति के नाम पर मुहर लगाई। मध्य प्रदेश को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का गिफ्ट दिया। हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। मोदी के सियासी दुश्मनों को पता है, मोदी ने सिर्फ हरी झंडी नहीं दिखाई है। यूपी से लेकर हर उस राज्य तक जहां 2022 में चुनाव होने वाले हैं, वहां सारे विरोधी नेताओं की पॉलिटिकल ट्रेन को रेड लाइट पर खड़ा कर दिया है। इसका एक हिंट मोदी ने कुछ इस अंदाज में दिया। अपने डेवलपमेंट मॉडल को कुछ यूं प्रोजेक्ट किया है। वीआईपी कल्चर से ईपीआई यानी एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, ईपीआई की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन का यही मॉडल है। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। 6-7 पहले तक जिसका भी पाला भारतीय रेल से पड़ता था तो वो भारतीय रेल को ही कोसते हुए, हमेशा कुछ न कुछ बोलते हुए ज्यादा नजर आता था। स्टेशन पर भीड़भाड़, गंदगी, ट्रेन के इंतजार में घंटों की टेंशन, स्टेशन पर बैठने की, खाने पीने की असुविधा, ट्रेन के भीतर भी गंदगी, सुरक्षा की भी चिंता। आपने देखा होगा लोग बैग के साथ चेन लेकर के आते थे, ताला लगाते थे। दुर्घटना का डर, ये सब कुछ यानी रेलवे बोलते ही सब ऐसा ही ध्यान में आता था। मन में यही एक छवि उभर करके आती थी। लेकिन स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि लोगों ने स्थितियों के बदलने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। लोग मान लिया, चलो भाई ऐसे ही गुजारा करो, सब ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन जब देश ईमानदारी से संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ता है तो सुधार आता ही आता है।
मोदी विरोधी हर बात में सियासत ढूंढते हैं, मगर जनता जनार्दन मोदी को थैंक यू कहती है। अगर आज भोपाल में पोस्टर्स दिखे तो क्यों दिखे? जवाब ये रहा, सिस्टम वही है, अफसर वही है, बस डायरेक्शन बदल गई है, काम करने का तरीका बदल गया है। पहले फाइलें अटकी रहती थी, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस घूमा करती थी। मोदी ने फाइलें नहीं, फाइलों की प्रोजेक्शन पर फोकस रखा। मोदी ने अपना कोई नया सिस्टम शुरू नहीं किया, जो सिस्टम पहले से था बस उसे फाइन ट्यून किया। मंत्रियों, नौकरशाहों और पब्लिक के बीच की दूरी मिटाई। जो काम सालों से लटके पड़े थे उन्हें चालू कराया और इस तरह एंड रिजल्ट आया। सरकार अलग अलग मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स की जानकारी हर डिपार्टमेंट को समय पर मिले, इसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। मैं हर महीना प्रगति कार्यक्रम में रिव्यू करता हूं कि कौन सा प्रोजेक्ट कहां पहुंचा। आप हैरान हो जाएंगे, मेरे सामने रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आए जो 35-40 साल पहले घोषित हो चुके थे, लेकिन कागज पर लकीर भी नहीं बनाई गई। 40 साल हो गए। अब खैर ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है, मैं करूंगा, आपको भरोसा देता हूं। मोदी डेवलपमेंट का मॉडल रखते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, तभी तो हर धर्म से जुड़े लोग मोदी से खुलकर कांटेक्ट करते हैं। भोपाल से आई ये तस्वीरें उन सारे मोदी विरोधियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, जो प्रधानमंत्री पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के हित में काम न करने का आरोप लगाते हैं। ये वही तस्वीर है और वहां तक पहुंच के भी महिलाओं ने कहा आप जाके उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो हमारे बीच में भी आए, लेकिन काफी पब्लिक थी और टाइट शेड्यूल था, नामुमकिन था। अगर ऐसा नहीं होता और आगे कोई मौका मिलेगा तो हम लोग जरूर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। महिलाएं हमारी बहुत उत्साहित थी, बहुत खुश थी। हम सब बहुत खुश थे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल नगरी में आ रहे थे और वो आए, तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी। दूसरी खुशी की बात कि हम लोगों को मौका मिला उनको धन्यवाद देने का, उनका शुक्रिया अदा करने का कि उन्होंने जो 3 तलाक का कानून लागू किया, तो उसको लेते हुए कि तलाक अब इतनी आसानी से नहीं हो सकती, तो महिलाएं बड़ी खुश थीं कि उन्होंने महिलाओं के हक में बहुत अच्छा फैसला किया। तो उसका धन्यवाद देना चाहती थी और हमें मौका मिला, हमने वो मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़ी मुस्लिम महिलाओं की इन तस्वीरों को देखकर, उनकी बातें सुनकर हर विरोधी खेमे में हलचल है। इन तस्वीरों को, ऐसे रिएक्शंस को डाउन प्ले करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से खबर फैलाई जाती है कि मोदी की सभा फ्लॉप हो गई। खाली कुर्सियों के टेक्स्ट चिपकाए जाते हैं, वीडियो लगाए जाते हैं। ट्विटर पर मुख्यमंत्री शिवराज की कुर्सी गई का राग अलापा जाता है। और तो और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति किए जाने पर भी सियासी डायलॉग्स मारे जाते हैं। मगर क्या वाकई में ग्राउंड जीरो पर ऐसी बयानबाजियों का कोई असर होता है? कम से कम आज आई तस्वीरें देखकर तो नहीं लगता। एक सवाल है सर, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर स्टेशनों के नाम बदलने शुरू हो चुके। ये बदले, इससे क्या जनता प्रभावित होगी? आपने 17 साल किया नहीं जी, अब आप नाम बदल रहे हैं। हाँ। आप तरह तरह की योजनाएं अनाउंस कर रहे हैं। आप 17 साल सो रहे थे। सर स्टेशन का नाम कमलापति कर दिया, इस पर भी आपत्ति है कि कमलापति? देखिए, जो लोग की आदत बन गई है आपत्ति करना, उन लोगों से जनता को आपत्ति हो गई है। कमलनाथ जी भी सर, आज कमलनाथ जी जबलपुर में कर, सर कमलनाथ जी जबलपुर में सम्मेलन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो करें सब जरूर करें। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो टीका टिप्पणी करूं, पर कई लोगों की कॉपी कैट की आदत होती है, तो करें। मोदी ने आज एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट के मंत्र के साथ जनता जनार्दन का भरोसा भी जीता और बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस का नाम देकर आदिवासी समुदाय का दिल भी जीता और ये मैसेज दिया, खाना पीना खूब किया, भगवान का नाम भुलाया। देखिए ये आदिवासी हमें क्या कह रहे हैं जी। सचमुच में वे शिक्षित है कि हमें अभी सीखना बाकी है।
आगे कहते हैं, मौज मस्ती में उम्र बिता दी, जीवन सफल नहीं किया। अपने जीवन में लड़ाई झगड़ा खूब किया, घर में उत्पाद भी खूब किया। जब अंत समय आया तो मन में पछताना व्यर्थ है। धरती, खेत, खलियान किसी के नहीं है। देखिए आदिवासी मुझे क्या समझा रहा है। धरती, खेत, खलिहान किसी के नहीं है। अपने मन में गुमान करना व्यर्थ है। ये धन दौलत कोई काम के नहीं है। इसे यहीं छोड़ के जाना है। जिस वक्त मोदी बोल रहे थे उस वक्त वो दो जगह डायरेक्ट एड्रेस कर रहे थे। पहला एड्रेस देश के आदिवासी समाज को था और दूसरा एड्रेस उन नेताओं और पार्टियों को था जिन्होंने आज तक इस समुदाय को सिर्फ वोट बैंक समझा, उनके लिए ना कुछ किया ना कुछ सोचा। आज जब हम राष्ट्रीय मंचों से राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के योगदान की चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को जरा हैरानी होती है। ऐसे लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि जनजातीय समाज का भारत की संस्कृति को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान रहा है। इसकी वजह यह है कि जनजातीय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया, अंधेरे में रखने की भरपूर कोशिश की गई, और अगर बताया भी गया तो बहुत ही सीमित दायरे में जानकारी दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। देश की आबादी का करीब करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को, उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आदिवासी समाज को उचित महत्व ना देकर, प्राथमिकता ना देकर पहले की सरकारों ने जो अपराध किया है उस पर लगातार बोला जाना आवश्यक है। हर मंच पे चर्चा होना जरूरी है। 15 नवंबर के दिन बिरसा मुंडा को तो हर कोई याद कर रहा है। राहुल की टाइमलाइन पर भी उनके दर्शन हुए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उन्हें नमन किया। मगर फिर हम जैसे ही मध्य प्रदेश कांग्रेस की टाइमलाइन पर पहुंचे तो वहां जय आदिवासी जय कांग्रेस का नारा तो दिखा, मगर जय कांग्रेस की जगह जय बिरसा मुंडा के दर्शन नहीं हुए। तो क्या ये समझा जाए कि ये सिर्फ पॉलिटिकल श्रद्धांजलि थी? कम से कम मोदी की बातें सुनकर तो ऐसा ही लगता है। देश में कुछ राजनीतिक दलों ने सुख सुविधा और विकास के हर संसाधन से आदिवासी समाज को वंचित रखा। अभाव बनाए रखते हुए चुनाव के दौरान उन्हीं अभावों की पूर्ति के नाम पर बार बार वोट मांगे गए, सत्ता पाई गई, लेकिन जनजातीय समुदाय के लिए जो करना चाहिए था, जितना करना चाहिए था और जब करना चाहिए था, ये कम पड़ गए, नहीं कर पाए। कहा जाता था जनजातीय क्षेत्र भौगोलिक रूप से बहुत कठिन होते हैं। कहा जाता था कि वहां सुविधाएं पहुंचाना मुश्किल होता है। ये सारा बहाना काम न करने के बहाने थे। यही बहाना करके जनजातीय समाज में सुविधाओं को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई, उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया।
प्रधानमंत्री की बातों से क्लियर है, दिल्ली और यूपी में बैठे मोदी विरोधी नेता भगवान बिरसा मुंडा को ट्विटर पर तो याद कर लेते हैं, मगर जब जमीन पर उसी आदिवासी समुदाय के लिए कुछ करने की बारी आती है तो कहीं नजर नहीं आते। रही बात प्रधानमंत्री मोदी की, तो वो एग्जाम्पल्स के साथ बताते हैं कि पहले क्या होता था और पिछले 7 सालों से क्या हो रहा है। पद्म सम्मान के लिए राष्ट्रपति भवन का दरवाजा पहले किन के लिए खुलता था और अब समाज के किस तबके के लिए खुलता है। आपने देखा होगा अभी हाल में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। जनजातीय समाज से आने वाले साथी जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे, पैर में जूते भी नहीं थे। सारी दुनिया देख करके दंग रह गई, हैरान रह गई। आदिवासी और ग्रामीण समाज में काम करने वाले ये देश के असली हीरो है, असली हीरो है। यही तो हमारे डायमंड है, यही तो हमारे हीरे हैं। भाई और बहनों, जनजातीय समाज में प्रतिभा की कमी कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों में आदिवासी समाज को अवसर देने के लिए जो जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए ना, कुछ नहीं था, बहुत कम थी। मोदी विरोधी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट तो खूब लिखते हैं, मोदी को घेरने वाला प्लान नॉनस्टॉप बनाते हैं, मगर मोदी सबसे एक कदम आगे रहते हैं। जो आज तक नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, मोदी इसका फर्क समझाते हैं। और आज जो हो रहा है वो क्यों और कैसे हो रहा है, इसका डिटेल प्रेजेंटेशन देते हैं। तभी तो पब्लिक उनसे जुड़ती है और ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में थे तो वहां से 500 किलोमीटर दूर मालेगांव में रजा एकेडमी पर बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। रजा अकादमी पर महाराष्ट्र में दंगे कराने का आरोप है। मालेगांव पुलिस ने रजा एकेडमी के कई सदस्यों पर एफआईआर दर्ज की और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। इस वक्त महाराष्ट्र में रजा अकादमी सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। रजा अकादमी को लेकर बीजेपी अड़ गई है तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी मांग कर रही है रजा एकेडमी को बैन करो। शिवसेना रजा एकेडमी पर दोषी होने पर कार्रवाई की बात कर रही है। एनसीपी रजा एकेडमी का बचाव कर रही है। कांग्रेस रजा एकेडमी पर बैन लगाने के खिलाफ है। इस वक्त महाराष्ट्र राजनीति में रजा एकेडमी सबसे हॉट टॉपिक बना है। महाराष्ट्र में दंगे भले ही शांत हो गए हो, फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन दंगों की तपिश इतनी जल्दी ठंडी नहीं होने वाली है। महाराष्ट्र दंगों में सबसे बड़ा नाम रजा एकेडमी का आ रहा है। रजा एकेडमी पर बीजेपी सीधे सीधे दंगे भड़काने का आरोप लगा रही है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रजा एकेडमी और दंगों के कनेक्शन के सबूत दिखाए, मोबाइल से रजा एकेडमी के ऑडियो सुनाए, दंगों की क्रोनोलॉजी को रजा एकेडमी के इतिहास से जोड़ते हुए समझाया भी। ये पूरा जो 12 नवंबर को जो मोर्चा निकाला गया, जो राइट हुई, उसकी सारी की सारी प्लानिंग 8 से 10 दिनों से चल रही थी। अलग अलग मोहल्ले में जाके लोगों को भड़काया गया। महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो खराब करने का काम रजा एकेडमी ने किया है, उसके बारे में महाराष्ट्र सरकार ने जल्द से जल्द कार्रवाई करनी ही चाहिए, ऐसी मांग हमारी है। यही वो रजा एकेडमी थी जिन्होंने 12 अगस्त को मुंबई में बहुत बड़ा तमाशा किया था। महिला कांस्टेबलों के ऊपर उन्होंने अटैक किया था, अमर जवान के ऊपर उनको तोड़फोड़ की थी। यही वो रजा एकेडमी है।
बीजेपी ने रजा एकेडमी को सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। रजा एकेडमी पर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन जो कुछ 12 नवंबर को महाराष्ट्र में हुआ था उसमें रजा एकेडमी की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि सरेआम लाउडस्पीकर से जो फरमान जारी किए जा रहे थे उसमें सीधे तौर पर रजा एकेडमी का नाम है। ताऊन ज़लज़ला कहीं तूफान आएगा। सोशल मीडिया में भी रजा एकेडमी ने बंद का आह्वान किया था। बाकायदा बंद को सफल बनाने के लिए मुहिम भी चलाई गई थी, लेकिन उनके एक्शन का जो रिएक्शन सड़कों पर नजर आया, जिस तरह से आगजनी तोड़फोड़ हुई, उसके बाद रजा एकेडमी पर बैन लगाने की मांगे हो रही हैं। बीजेपी का दावा है 12 नवंबर के दंगे की साजिश अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से रची जा रही थी। ऐसे में सच क्या है, ये जानने के लिए हमारी टीम रजा एकेडमी पहुंची। वहां पर बड़ा सा बैनर लगा हुआ नजर आया जिसमें 30 अक्टूबर को बड़ी बैठक का जिक्र था। इस मीटिंग का आयोजन किस लिए हुआ था, ये सवाल हमने सीधे रजा एकेडमी के मौलाना सैयद से पूछा। ये बताइए कि महाराष्ट्र में आप लोगों ने बंद का कॉल दिया, मुंबई में आप लोगों ने बंद का कॉल दिया, ये भी तस्वीर हमारे पे आपके ये पीछे ये जो पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर 30 तारीख को मीटिंग हुई थी और ये यहाँ पर मीटिंग हुई थी, जिनके पोस्टर उसी को लेकर लगा। बिल्कुल, हमने उनको जो निषेध करने के लिए उसका मीटिंग किया था और कि ये जो जुल्म हो रहा है, हमने ये किया। हमने जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ख़त लिखने के बाद की, होम मिनिस्टर और गृह मंत्रालय को ख़त लिखने के बाद किया कि भाई वहाँ के चीफ मिनिस्टर को हटाकर वहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, उसका हमारा डिमांड है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने ये जो पूरा जो हिंसा हुई इसकी पहले से प्लानिंग करके रखी थी। अक्टूबर से मीटिंगें चल रही थी, 28 अक्टूबर को हुई, 30 अक्टूबर को हुई, उसके बाद भी मीटिंग हुई और 12 तारीख को आपने जो बंद का ऐलान दिया, सोशल मीडिया पर आप लोगों ने मैसेज फैलाए और इसके कारण ये सब हुआ। हमने मीटिंगें जो की है वो सिर्फ इसलिए कि ताकि हमारे मुल्क में शांति हो, अशांति न हो और भाईचारा कायम रहे। रजा एकेडमी का कहना है हिंदू मुसलमान के बीच भाईचारा कायम रहे, इसीलिए वो इतनी मीटिंग कर रहे थे। लेकिन मालेगांव, अमरावती, नांदेड़, वाशिम में जो कुछ हुआ वो भाईचारा नहीं, दंगा था। इस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है। रजा एकेडमी पर बैन लगेगा या नहीं, इसका फैसला अघाड़ी सरकार को लेना है। हमारी टीम ने कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों पार्टी से बात की। सबसे पहले रजा एकेडमी पर कांग्रेस का पक्ष जानिए। रजा एकेडमी पर बैन लगेगा नहीं लगेगा? देखिए, सवाल बैन की रेस क्यों लग रही है यहाँ पर? बैन किस पे लगाना है, नहीं लगाना है, तो शिवसेना बीजेपी की सरकार थी, क्यों नहीं लगा दिया था उन्होंने बैन? उनको पहले लगा देना था, 5 साल में उनकी सरकार थी, पाटिल साहब खुद थे मंत्री। बीजेपी ने क्यों नहीं बैन लगा दिया? अगर वो संस्था इस तरह का कहीं कानूनी गलत काम करती है तो जिम्मेदारी है कि उनको कर देना चाहिए। अब सवाल यह है कि ये सरकार, आपकी सहयोगी शिवसेना भी, अरविंद सावंत का बयान है कि रजा एकेडमी पर बैन लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी कर रही है, शिवसेना भी मांग कर रही है। देखिए, चाहे शिवसेना हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही 5 साल सरकार में महाराष्ट्र में थे। अरविंद सावंत उस क्षेत्र के सांसद रहे हैं, तो उस समय क्यों नहीं बंद करवा दिया या बैन लगा दिया उन्होंने? सवाल यह है कि ये सरकार कानून और नियम के तहत चलेगी। उनका ये कहना है कि चूंकि आप लोग का मुस्लिम जनाधार है, उसे बचाने के लिए जानबूझकर आप लोग जो है, कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों का साइड ले रही है और रजा एकेडमी पर बैन लगाने से कतरा रही है। कांग्रेस पार्टी किसी एक जमात, एक समाज, एक भाषा बोलने वाली या एक धर्म को मानने वाली की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पूछ रही है, जब बीजेपी और शिवसेना सरकार में एक साथ थी तब रजा एकेडमी पर बैन क्यों नहीं लगाया? यही सवाल हमने शिवसेना से पूछा। कोई भी संगठन हो, रजा एकेडमी हो या कोई भी हो, वो दोषी पाए गए। उन्होंने भी कबूल किया है कि हाँ, हमने सोशल मीडिया पर इस तरह के हमने बातें फैलाई है, तो निश्चित है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सब मांग कर रहे हैं,
तो जब उनकी सरकार थी, भले हम उनके साथ सरकार में थे, तब रजा अकादमी पर उन्होंने कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की? तो आप भी तो उनके पार्टनर थे, आपने सरकार से बैन करवा लेना चाहिए था। बिल्कुल, हमने तो रजा अकादमी का कभी समर्थन किया ही नहीं। आपको याद होगा जो कुछ आज़ाद मैदान में हुआ था वो सबको याद है, मगर गृह मंत्रालय जो था वो माननीय देवेंद्र फडणवीस इनके पास था। मुंबई में रजा एकेडमी को लेकर हंगामा मचा है, लेकिन मुंबई से 269 किलोमीटर दूर मालेगांव में दंगों को लेकर AIMIM वर्सेस NCP जारी है। 12 नवंबर को मालेगांव में भी हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई थी। और देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई। मालेगांव में कई दुकानों पर तोड़फोड़ की गई, अस्पताल को भी बख्शा नहीं गया। शुक्रवार को मालेगांव में हुई हिंसा के बाद अब सब कुछ शांत है, जनजीवन सामान्य है। पुलिस ने इस मामले में 5 FIR दर्ज किए हैं और 33 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 70 से ज्यादा लोगों को अभी भी पुलिस ढूंढ रही है। अलग अलग CCTV फुटेजेस और वीडियो फुटेजेस के जरिए पत्थरबाजों और इंस्टिगेटर्स, भड़काने वाले लोगों की पहचान की गई है। साथ ही रजा एकेडमी के खिलाफ पुलिस को पुख्ता सबूत मिले हैं। रजा एकेडमी जो इस बंद का आयोजक था, उनके लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। पुलिस उन्हें तलाश रही है। रजा एकेडमी की मालेगांव ब्रांच के हेड डॉक्टर रईस रिजवी के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है, लेकिन यहाँ पर AIMIM पार्टी पूरी तरह से रजा एकेडमी के साथ खड़ी है। AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्माइल के मुताबिक मालेगांव में दंगे में NCP के लोग शामिल हैं, जिन्होंने नशा देकर जानबूझकर पत्थरबाजी करवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। यहां हैदरपोरा इलाके में इस वक्त भी एनकाउंटर जारी है। पुलिस के SOG ने इनपुट के बाद रिहायशी इलाके में आतंकियों को घेरा था, जिसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है। आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यूपी के 9 डिस्ट्रिक्ट से गुजरने वाला यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है और इसे रिकॉर्ड 36 महीनों में तैयार किया गया है। उद्घाटन से पहले आज इस एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के विमानों के उतरने की रिहर्सल की गई। कल प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद इस एक्सप्रेसवे पर 45 मिनट का एयर शो भी होगा। यह एक्सप्रेसवे इतना खास है कि आज चीन और पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा हो रही है। C-130J Hercules, Antonov 32, Mirage 2000, Sukhoi 30 MKI, जैगुआर जैसे फाइटर प्लेन का टचडाउन। ये तस्वीरें इंडिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की ड्रेस रिहर्सल की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बिहार बॉर्डर से जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले एयरफोर्स के 2 बड़े विमानों ने एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की और डी फाइटर प्लेन से टचडाउन किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के विमानों के उतरने के लिए एक 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी खास तौर से बनाई गई है। ये एयर स्ट्रिप सुल्तानपुर जिले में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। उनके सामने यहाँ पर 45 मिनट का एयर शो भी होगा। इसी वजह से आज एयरफोर्स ने C-130J हरकुलिस को इस एक्सप्रेसवे पर उतारने की प्रैक्टिस की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के भारी मालवाहक विमान हरकुलिस का उतरना सियासी तौर पर बड़ा अहम है और सामरिक तौर पर भी। मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिहाज से देखें तो इससे एयरफोर्स और आर्मी को कहीं पर भी साजो सामान पहुंचाने और फाइटर प्लेन्स को उतारने की कैपेसिटी काफी बढ़ जाती है। युद्ध जैसे किसी हालात में यही एक्सप्रेसवे हमारे फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे।
यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। 341 किलोमीटर का यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को गाजीपुर से सीधा जोड़ता है। 10 घंटे का यह सफर अब इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से महज 3 घंटों का हो जाएगा। 22,500 करोड़ की लागत से 14 जुलाई 2018 को इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और अब यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। स्ट्रेटेजिक महत्व इसका है सुल्तानपुर की 3.2 किलोमीटर की इमरजेंसी एयर स्ट्रिप, जहां पर जैगुआर्स, मिराज, सुखोई 30 MKI, हरकुलिस C-130J आसानी से लैंड कर सकते हैं। इमरजेंसी डिपेंडेंसी के लिए भी यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बेहद इंपॉर्टेंट है। हम आपको यह भी बता दें कि कुल मिला के इस पूरे एक्सप्रेसवे में 11 अलग अलग टोल प्लाजा होंगे, 13 इंटरचेंज, 7 रेलवेज ओवर ब्रिज और उसके अलावा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यहां पर सीमित तय की गई है। लेकिन महत्व इस बात से और बढ़ जाता है कि इस समय हाईवे को इमरजेंसी लैंडिंग एयर स्ट्रिप के तौर पर तब्दील किया जा रहा है। आने वाले समय में कुल मिला के 19 ऐसे हाईवे होंगे जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग एयर स्ट्रिप, यानी अगर कहीं से भी कोई एयरबेस को दुश्मन नुकसान पहुंचाता है तो इन हाईवेज का इस्तेमाल इमरजेंसी लैंडिंग एयर स्ट्रिप के तौर पर भारतीय वायुसेना आसानी से कर पाएगी और इसका सीधा डायरेक्ट असर होगा दुश्मन के खेमे पर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सामरिक से ज्यादा सियासी अहमियत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से बस कुछ महीने पहले प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री मोदी का आना कई संदेश देने वाला है। एक तो वो इसके जरिए योगी सरकार के 5 साल की विकास यात्रा को शोकेस करेंगे। दूसरी बात ये भी कि पूर्वांचल के अहम सियासी गढ़ में वो बीजेपी के सियासी विरोधियों के लिए भी बड़ा चैलेंज पेश करने वाले हैं। ये एक्सप्रेसवे बीजेपी की राजनीति के लिए कितना अहम है, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने से एक दिन पहले एयरफोर्स के विमानों ने ड्रेस रिहर्सल की। उसके बाद तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की, जिससे कार्यक्रम की तैयारियों में कोई कोर कसर न रह जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति प्रधानमंत्री जी की जो शुरू से रुचि रही है, उस दिशा से हम सब आभारी हैं कि जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया था और आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि नवंबर में प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे का कल उद्घाटन होने जा रहा है। एक अद्भुत क्षण होगा और डबल इंजन की सरकार कैसे कार्य करती है उसका प्रमाण भी होगा और यूपी में भारत के ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है, इसका भी ये प्रमाण होगा। इस दिशा से कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 6 लेन है। इसे बढ़ाकर 8 लेन तक चौड़ा किया जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के 9 जिलों को आपस में जोड़ता है। इन जिलों में लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कई हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। ओवर स्पीडिंग से रोकने की भी व्यवस्था होगी और किसी इमरजेंसी में तुरंत मदद का भी इंतजाम होगा। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत के बाद दिल्ली से बिहार पहुंचने का समय काफी कम हो जाएगा, क्योंकि अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए ये सफर काफी आसान हो जाएगा। 341 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे में कुल मिला के 11 टोल प्लाजा है। इन टोल प्लाजाओं पर हाई सेंसर कैमरास लगे होंगे। अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई गाड़ी तेज चल रही है तो उनको इन्हीं टोल प्लाजा पर रोका जाएगा और फिर उसके बाद इन सेंसर कैमरास के जरिए उनको रोकने के साथ साथ उनको चालान किया जाएगा।
इसीलिए ये सेंसर कैमराज और न्यू मॉडर्न फैसिलिटीज़ को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पर कंट्रोल रूम होगा जो कि इस पूरे एरिया की रेकी और खास तौर पे इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कहीं से भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट यहाँ पर जो ट्रेवलर्स हैं, यात्री हैं, उनको नुकसान ना पहुँचाएं। टोल प्लाजा में यहाँ पर जहाँ सिक्योरिटी पर्सनल्स होंगे, उसके अलावा ये डिजिटल मॉनिटर यहाँ पर होगा। गाड़ी को रोका जाएगा, अगर तेज़ गाड़ी चल रही है तो जिस लेन में वो है यहाँ पर उसका नंबर आएगा, उसको चालान किया जाएगा। उसके अलावा सीसीटीवी कैमराज इस पूरे एरिया में होंगे। कंट्रोल रूम के तौर पर यहाँ पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कंट्रोल बिल्डिंग होगी। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़, मेंटेनेंस ब्लॉक, सर्विस ब्लॉक होगा जहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा होगी। साथ में जो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग हैं, उनकी एक टीम यहाँ पर होगी। फ्लाइंग स्क्वाड के तौर पर इस पूरे रास्ते पर अलग अलग जगहों पर जो पीसीआर यानी क्विक एक्शन टीम है, उनकी तैनाती होगी। और इसीलिए इस एक्सप्रेसवे को एक उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। असेंबली इलेक्शन करीब है, ऐसे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी सरकार और बीजेपी के लिए सियासी तौर पर भी बहुत अहम है। अभी होम मिनिस्टर अमित शाह 2 दिन पूर्वांचल रहकर गए हैं। अब खुद प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के सामने पहले 45 मिनट का एयर शो होगा। एक्सप्रेसवे की खूबियों के बारे में बताया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष एक बड़ी जनसभा सुल्तानपुर में एयर स्ट्रिप के बगल में आयोजित की गई है और उस जनसभा के बाद 45 मिनट्स का एयर शो भी आयोजित है। इंडियन एयरफोर्स ने ये एयर शो के लिए कई पिछले लगभग साल भर से तैयारी कर रखी है और जो एयर स्ट्रिप है उसको बनाने में भी उनका जो है टेक्निकल योगदान रहा है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।